नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है फिर से। और कल हमने टॉपिक किया था परिवहन। परिवहन में हमने देखा था किस तरह सतल परिवहन और रेल परिवहन। आज पढ़ेंगे हम जल परिवहन। जल परिवहन, ध्यान रखिएगा कि परिवहन का यह भी एक प्रकार है। जिस तरह से स्थल परिवहन होता है उसी प्रकार से जल परिवहन भी इसी का एक प्रकार है। जल परिवहन भी पुराने समय आप देखिए, जब बस वगैरह नहीं थी तब से जल परिवहन भारत में होता रहा है। आपको प्राचीन ग्रंथों में कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपको जहाज़ों और नावों का प्रयोग होते दिखाई देगा। तो हम मान सकते हैं कि प्राचीन समय से ही जल परिवहन का भारत में उपयोग होता रहा है। जल परिवहन से बड़ी मात्रा में आप देखिए, आज भी दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें अधिकांश सामान का परिवहन होता है वो जहाज़ों के माध्यम से होता है, क्योंकि प्रत्येक देश को जोड़ने के लिए स्थल परिवहन और रेल परिवहन नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े बड़े देशों के बीच में आयात निर्यात के लिए जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहाज के माध्यम से एक साथ बड़ी मात्रा में वस्तु या सामान का परिवहन किया जा सकता है। तो हम मान सकते हैं कि जल परिवहन क्या है, वस्तुओं के व्यापार के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। इसके अलावा कई देशों और कई शहरों को आपस में जोड़ने के लिए आज भी नाव सेवा है। तो नाव और जहाज़ों के द्वारा यात्री भी आवागमन करते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से जल परिवहन के 5 मार्ग हैं। ये प्रश्न आपको रीड में आया हुआ है। पहला मार्ग है, इसे बोला गया जल परिवहन मार्ग संख्या 1। ये है गंगा नदी का मार्ग। ये कौन सा है? गंगा नदी का मार्ग। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग। इसे मार्ग नंबर 2 बोला गया। ये सेम टू सेम प्रश्न आया था कि भारत में जल मार्ग संख्या नंबर 1, जल मार्ग नंबर 1 कौन सा है? गंगा का मार्ग, ब्रह्मपुत्र का मार्ग, ब्रह्मणी का मार्ग, महानदी मार्ग। ये प्रश्न आया हुआ है। तो मान सकते हैं कि पहला मार्ग कौन सा है? गंगा नदी का मार्ग। दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग। तीसरा है केरल की तटीय नहरें। चौथा है काकीनाडा कोरम जलमार्ग। पांचवा है महानदी और ब्रह्मणी का, ये 2 नदियां हैं, इनका जो मिला हुआ मार्ग है वो मार्ग संख्या 5 है। तो जल परिवहन में इन 5 मार्गों के बारे में बात करते हैं। ये 5 मार्ग आपको याद रहने चाहिए। एग्जाम पूछ लेते हैं नदी का मार्ग नंबर, देखिए आपको जोड़ना नंबर 1 और नंबर 2 पर अधिकांश आदमी इसी में होता है कि नंबर 1 मार्ग कौन सा है, नंबर 2 मार्ग कौन सा है। तो पहला कौन सा है? गंगा नदी मार्ग। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का मार्ग। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा बढ़ते आगे कि जल परिवहन में जितना महत्व नदियों का है उतना ही महत्व हम देखते हैं कि बंदरगाहों का है। बंदरगाह, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह वे होते हैं वे स्थान जहां जहाजों का आवागमन होता है। जिस तरह से हम बोलते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, उसी बात क्या है? बंदरगाह होता है। फिर यहाँ होता क्या है, यहाँ जो जहाज होते हैं दूसरे देशों से आए हुए या भारत से गए हुए, उनका वहाँ पर क्या होता है? स्टॉपेज होता है। मतलब ये वहाँ आकर रुकते हैं। तो वहाँ से क्या है, वस्तु या यात्री का वहीं चढ़ते हैं, वहीं पर क्या करें? उतरेंगे। तो बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आप जानते हैं 1947 जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कराची बंदरगाह वो चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में। वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो अब भारत पर क्या होगी? दोहरी जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि अब इंडिया के पास इस साइड में सिर्फ एक ही बड़ा बंदरगाह था। कौन सा? मुंबई। अब अकेला मुंबई बंदरगाह इतना बड़ा था कि पूरे भारत की सारी जहाज़ों की जिम्मेवारी इस पर आ गई।
तो इस चीज को संभालने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, गुजरात के अंदर एक जगह है कांडला। कांडला कहां पर है, गुजरात में। तो कांडला गुजरात में व्यवस्था की गई कि कुछ तो मुंबई के प्रेशर को या बोझ को कम किया जा सके। इसी प्रेशर या बोझ को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह का विकास किया गया। तो आपसे पूछ ले कि कांडला बंदरगाह का विकास क्यों किया गया, कि कराची बंदरगाह के पाकिस्तान के हिस्से में जाने के पश्चात भारत के मुंबई बंदरगाह पर यातायात का प्रेशर, जहाजों का प्रेशर बढ़ चुका था। उसी दबाव को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह का विकास किया गया। इसके अलावा देखिए भारत में कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं, 12 बड़े बंदरगाह जो अलग अलग स्टेट में। बात ध्यान रखना भाई, सभी बंदरगाह भारत के तटीय इलाकों में, गुजरात से लेकर बंगाल तक ऊपरी भाग में एक भी बंदरगाह नहीं भारत में, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, समुद्र नहीं है। तो ये भारत के मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, तो देखना भाई सबसे बड़ा मार्मे गोवा। मार्मे गोवा एक बंदरगाह है, मार्मे गोवा नाम कहां पर है, ये गोवा में। और यहां से सबसे ज्यादा लोहे एस्क का निर्यात होता है। लोहे एस्क का सबसे ज्यादा भारत से निर्यात कहां होता है, मार्मे गोवा से होता है। मार्मे गोवा एक बंदरगाह है जहां से सबसे ज्यादा भारत से जहाजों के माध्यम से दूसरे देशों को लोहे का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा देखें कि मुंबई बंदरगाह के बराबर में जवाहरलाल नेहरू पतन का विकास किया गया था। इसी के लिए कि इस बंदरगाह का विकास किया गया था ताकि ये बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन सके। इसीलिए इस मुंबई के बंदरगाह के पास में नेहरू बंदरगाह का विकास भी किया गया था। तो आप चाहें तो उसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब एक आती है बात कि बंदरगाह का विकास तो कर लिया, पर ध्यान रखना भाई इन बंदरगाहों का भारत के अंदरूनी शहरों में कोई भी यातायात नहीं होता है, क्योंकि ये बंदरगाह भारत के चारों गुजरात से बंगाल तक ही कवर करता है। अगर आपको आज बंदरगाह या जहाज के माध्यम से जाना हो गुजरात टू यूपी तो संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए बड़ी नदियाँ, अभी मैंने आपको बताया भारत में नदियाँ ऐसी है जहाँ पर आप पूरे साल यात्रा कर सकते हैं, परंतु इन भारत के अंदर वाले भागों में समस्या है कि यहाँ पर सभी नदियाँ हैं, वार्षिक नदियाँ नहीं है। आप जानते हैं तो नदियाँ वार्षिक होती है, उनमें जल क्या है पूरे साल रहता है, और जो नदियाँ क्या है वार्षिक नहीं है उनमें क्या है कभी ना कभी क्या है साल में एक तरह आता है कि वहाँ पर क्या है पानी एंड हो जाता है। इसलिए क्या है भारत के अंदर भाग में बंदरगाह के माध्यम से, जहाज के माध्यम से यात्रा करना संभव नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो नहरें बड़ी नहरें हैं, खासकर देखिए इंदिरा नहर, इसके माध्यम में भी छोटी छोटी नावें चलाकर यहाँ से परिवहन की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का जल परिवहन। अब नेक्स्ट टॉपिक है वायु परिवहन। तो कौन सा है, वायु परिवहन। वायु परिवहन भारत में 1911 नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद, इसे आप वर्तमान में क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। कहाँ पर है, यूपी के अंदर। इलाहाबाद से नैनी के बीच क्या हुआ था, डाक सेवा के लिए वायु सेवा में वायु परिवहन का उपयोग किया गया था। इलाहाबाद से नैनी के लिए वायु सेवा का उपयोग किया गया था। तो हम देखते हैं फिर क्या होता, हम देखते हैं कि उस टाइम इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायु परिवहन के माध्यम से डाकें भेजी जाती थी। दूर दराज के इलाकों में डाक भेजने के लिए उस समय वायु परिवहन का उपयोग किया जाता था। बाद में देखते हैं भारत में कई और कंपनी भी आई, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आदि आई थी। और जब भारत आजाद हुआ 1953 तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वायु परिवहन का
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब विमान कंपनियों को सरकार के अधीन कर दिया गया था। उस समय दो बड़ी कंपनियां थी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। जहां इंडियन एयरलाइंस थी वो भारत के भीतरी भागों में वायु परिवहन का कार्य करती थी, और वही एयर इंडिया थी वो दूसरे देशों मतलब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का वो उसमें हिस्सेदार थी। इसके अलावा पवन हंस नाम से भी था, वो खनिज तेल आदि के लिए उपयोगी था। इसके अलावा हम चाहें तो अपने निजी या प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर्स भी ले सकते हैं। तो वर्तमान में एयर इंडिया ही बची है। इंडियन एयरलाइंस को बाद में एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया, और वर्तमान में एयर इंडिया के अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, स्पाइस, किंगफिशर, गो इंडिया गो और गो एयर एशिया आदि की कंपनीज हैं जो वायु सेवाएं भारत में प्रदान करती है। तो इन सभी के माध्यम से भारत में वायु परिवहन या वायु सेवा का संचालन किया जाता है। इसके अलावा देखें भारत में कुछ, अब देखिए जहां से वायु सेवा का परिवहन होता है उसे हम बोलते हैं एयरपोर्ट। क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या होता है? जहां से विमान टेक ऑफ और टेक ऑन करते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें बोलते हैं एयरपोर्ट या उन्हें बोलते हैं हवाई अड्डा बोलते हैं। तो भारत में इन दो भाग में बांटा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय, पहले कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय या घरेलू, राष्ट्रीय या घरेलू एयरपोर्ट। इनके माध्यम से भी वायु सेवा का परिवहन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, जयपुर और भी बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु सेवा हमें प्रदान करते हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नाम दिया गया है, वहीं मुंबई के एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, वहीं कोलकाता के एयरपोर्ट को सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बोला गया है, और चेन्नई एयरपोर्ट को मीनाबक्कम एयरपोर्ट नाम दिया गया है। तो इन सब एयरपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ एयरपोर्ट अन्य भी हैं जो हमारे भारत में घरेलू उड़ान का कार्य करते हैं। जो घरेलू उड़ान होती है मतलब इसमें यह है कि इंडिया के अंदर जो शहर हैं उनके लिए ये वायु सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा बात करें कि इन सब एयरपोर्ट का मैनेजमेंट कौन करता है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनका मैनेजमेंट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है। मतलब ये संस्था है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सारी व्यवस्था करती है। वहीं जो राष्ट्रीय है उनके लिए कौन सी है? राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके द्वारा समस्त व्यवस्थाएं की जाती है। तो ये दो भाग हैं, इनके द्वारा इन एयरपोर्ट्स का सारा देख रेख किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? सांगानेर जयपुर वाला एयरपोर्ट है। यहाँ से आपको घरेलू और इंटरनेशनल आपको सेवाएं मिलती है। इसके अलावा जोधपुर का रातीनाडा, कोटा का डबोक, किशनगढ़ का अजमेर, ये बीकानेर भी हम देखते हैं कि यहाँ भी घरेलू एयरपोर्ट बने हुए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वायु परिवहन। नेक्स्ट टॉपिक है संचार। नेक्स्ट कौन सा है? संचार। तो बात करें संचार की। संचार मतलब क्या होता है? देखिए पुराने समय से ही जब से मनुष्य का भाषा का विकास हुआ है तब से हम देखते हैं मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वो अक्सर ये शब्द होते हैं, और जब ये व्यक्ति आपस में बात करते हैं, आपस में भावनाएं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे संचार बोलते हैं। तो संचार कुछ माध्यम है। ये माध्यम है दो प्रकार के। पहला तो है जिन्हें हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष माध्यम। प्रत्यक्ष माध्यम होता है जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, उसकी बातों को सुन सकते हैं। इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल है टीवी, है ना? क्योंकि टीवी क्या होता है? हम देखते हैं और बात सुनते हैं। अप्रत्यक्ष क्या है? इसमें बात तो सुन सकते हैं
पर अगले व्यक्ति को हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, पर अब जमाना चेंज हो रहा है तो अभी ये उदाहरण चलेंगे। अब उदाहरण चेंज हो गए हैं। अब देखते हो अभी पहला कौन सा, इंटरनेट। कौन मतलब है, इंटरनेट। इंटरनेट ये संचार का वर्तमान में सबसे बड़ा माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट की बात करें, उसकी शुरुआत किसी सामान्य जनता के लिए हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में अमेरिका द्वारा। 1969 में अमेरिका द्वारा, ये अमेरिका में रक्षा विभाग के द्वारा अपने सैनिकों के लिए ये सेवा आरंभ की गई थी और इसके तहत सेना और वैज्ञानिकों के लिए ये व्यवस्था थी। बाद में क्या हुआ, 1972 में ये सेवा पूरे देश के लागू कर दी गई और बाद में उसे फैलती रही, उसका विकास होता रहा और आज हम देखते हैं कि एक एक गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है। ये थी इंटरनेट के विकास की कहानी। इंटरनेट के विकास के साथ हम देखते हैं कि वर्तमान में सब व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरनेट में 1972 में शुरुआत हुई थी ईमेल की। किसकी हुई थी, ईमेल की। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल मतलब संदेश, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई संदेश भेजना। इसमें क्या होता है, जिन दो व्यक्तियों के मध्य संदेश भेज जाएंगे उन दो व्यक्तियों के बीच में उनकी पासपोर्ट या आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड और आईडी होनी चाहिए। तो क्या होगा, वो अपने आईडी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं आजकल इससे और एक और शुरू, कौन सी है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सॉरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्या होती है कि जो जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं वो कुछ साधनों के माध्यम से आपस में वीडियो मतलब आपस में एक देखते हुए बातें कर सकते हैं। इसका उदाहरण बढ़िया है, अभी कोरोना टाइम क्या होता, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी अलग अलग राज्यों के सीएम से बातें करते हैं तो खुद जाते नहीं है, बल्कि करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी सीएम को एक साथ सामने अपन टीवी पर देखते हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, समय क्या होती है, बचत होती है। इसके अलावा हम देखें कि इंटरनेट का क्या हुआ है, बहुत से व्हाट्सएप, फेसबुक आदि आगे इससे क्या है, हम दूसरे व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि कोई भी छोटी सी घटना हो वो आज के कुछ ही सेकंड में कहीं पर भी हमें पता लग जाती है। तो ये था इंटरनेट का बहुत बड़ा यूज। इसके अलावा देखें टेलीफोन, हम जानते हैं कि टेलीफोन वर्तमान समय में इसका यूज कम होने लग गया है, परंतु पुराने समय में देखें टेलीफोन 3 टाइप का था, एसटीडी, आईएसडी एंड पीसीओ। ये सेवाएं थी जो स्टेट से बाहर के लिए थी, ये सेवाएं थी इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, ये सेवाएं थी लोकल बात करने के लिए। और टेलीफोन क्या था कि हम आपस में टेलीफोन नंबरों से जुड़े थे, जिस व्यक्ति के पास टेलीफोन होगा ना उसका कोई ना कोई स्पेशल नंबर होगा और वो स्पेशल नंबर को मिलाकर किसी अन्य व्यक्ति से बात कर सकता है और दूसरे व्यक्ति की बात सुन भी सकता है। अंतिम माध्यम है मोबाइल। तो मतलब है मोबाइल। वर्तमान समय देखते हैं कि मोबाइल बहुत अधिक प्रचलन में आ गया है, स्मार्टफोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। टेलीफोन को लेकर आप कहीं जा सकते हैं, उसको तो आप कहीं बैठ कर चलाना पड़ेगा, पर मोबाइल क्या है, आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मोबाइल में हम देखते हैं कि आप इंटरनेट का यूज भी कर सकते हैं। मोबाइल में हम देखते हैं 2G, 3G, 4G और वर्तमान में 5G भी आने वाला है। तो हम देखते हैं GG क्या है, इसका मतलब जनरेशन, मतलब सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4 एंड 5 जनरेशन। मतलब जिस तरह से मोबाइल में और इंटरनेट में सुधार हो रहा है उसके माध्यम उसी को जनरेशन के माध्यम से बताया गया है। तो ये था मोबाइल। तो वर्तमान में इन तीनों के माध्यम से क्या है, संचार की सभी क्रियाएं की जाती है। तो अगर आपके मन में और सवाल आ रहा है या प्रश्न आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ अपना आज लेसन नंबर 13 भी आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये लगता है कि टॉपिक छूट गया है या नहीं किया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा टॉपिक छूटा है, तो हम वो टॉपिक आपको दोबारा भी करवा देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।